नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं आप सभी के साथ एनर्जी कंजर्वेशन का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़। इसमें हम लोग आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप सभी को जानने की भी आवश्यकता होगी। ठीक, और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर यानी 4th सेमेस्टर जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के पास एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक, तो आपको 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने हैं, तो हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे आपका। क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन पे आप देखते रहना। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सारा पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, वहाँ पे आप पीडीएफ भी ये ले सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संसाधन या रिसोर्सेज नहीं है। तो क्रूड ऑयल भी है, कोल मानी कोयला भी है और हाइड्रोजन एनर्जी नहीं है, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या हो जाएगा, सी यानी हाइड्रोजन एनर्जी जो है ये प्राइमरी एनर्जी या प्राइमरी रिसोर्स नहीं है। इसको हाइड्रोजन एनर्जी को क्या कहा जाता है, फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूचर का फ्यूल, यानी कि फ्यूचर का या ईंधन भी हाइड्रोजन एनर्जी है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, इज हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन भी कहा जाता है, भी याद किया रहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, इट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इज राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, क्या हो जाएगा, यानी कि जो सूर्य की एनर्जी होती है वो एक तो नवीनीकरण पे होती है और पारंपरिक तरीके से होती है जो कि कभी नष्ट ना होने वाली होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, वाइंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो हवा और हाइड्रोजन एनर्जी उदाहरण किसका है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिस्पेक्टिवली, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ दिस द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ वर्ल्ड पॉल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा विश्व प्रदूषण के प्रमुख योगदान करता है। तो कौन सा कॉमर्शियल रिसोर्सेज हैं, यानी कि कॉमर्शियल कंपनी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण प्रोड्यूस करती हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया, वर्ल्ड एनर्जी नीड्स आर राइजिंग ड्यू टू, यानी कि किस कारण विश्व ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, यानी कि विश्व में ऊर्जा की ज़रूरतें क्यों बढ़ती जा रही हैं। तो इसका कारण जो हो जाएगा, इसका कारण बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट से और डिजिटलाइजेशन के इंक्रीमेंट से जो एनर्जी है वर्ल्ड में वो बढ़ती जा रही है। एनर्जी की नीड्स जो होती है वो डे बाई डे इंक्रीजिंग होती जा रही है। ठीक, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय MNRE, यानी निम्नलिखित में से कौन सी योजना MNRE द्वारा शुरू की गई थी। तो कौन सी शुरू की गई थी, कुसुम योजना शुरू की गई थी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, क्या होता है, जो MNRE होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी होता है, और जो कुसुम होता है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या होता है, महाअभियान होता है। कुसुम का फुल फॉर्म ये भी याद कीजिएगा, कुसुम का फुल फॉर्म तथा जो MNRE होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको अगर इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ जरूर अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको पीडीएफ हिंदी में आवश्यकता है तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम हिंदी में भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, यानी कि एनर्जी संरक्षण अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था और किस वर्ष किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा, 2001 में किया गया था। कब किया गया था,
2001 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, व्हिच कंट्री हैज़ हाईएस्ट एनर्जी यूजेज पर कैपिटा, यानी कि किस देश द्वारा प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत सबसे अधिक है। कौन सा देश ऐसा है जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत सबसे अधिक करता है, तो वो है आइसलैंड है। कौन सा है देश, ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, आइसलैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ना तो क्वातर, ना तो कुवैत, ना तो यूनाइटेड स्टेट या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, आइसलैंड में सबसे ज़्यादा एनर्जी खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, व्हिच कंट्री हैज़ द बिगेस्ट कोल रिजर्व, यानी कि सबसे बड़ा कोयला भंडार किस देश के पास है, तो यूएस के पास है। किसके पास है, यूएस के पास, यूनाइटेड स्टेट के पास है सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, LNG स्टैंड्स फॉर, यानी LNG जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक, क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो जाएगा LNG का फुल फॉर्म। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, एनर्जी मैनेजमेंट इज एक की कंपोनेंट ऑफ, यानी ऊर्जा प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है। क्या है, ये हमारा कार्बन मैनेजमेंट है, यानी कि अगर हम कार्बन मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ऊर्जा प्रबंधन का मेन काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 11 का। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो उसका राइट आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मैनेजमेंट इज राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर दियर, यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 3 प्रकार के, यानी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं पिरामिड, 3 प्रकार के होते हैं, ये जरूर याद किया रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रिक करंट इन द मोटर जनरेटर, यानी कि मोटर जनरेटर में विद्युत प्रवाह होता है, किस लिए होता है, केवल हीट के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, और तीसरा ऑप्शन दिया ए एंड बी, चौथा ऑप्शन पावर ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों के लिए, यानी हीट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, आई क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इफ़ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड द बैक ईएमएफ ऑफ मोटर विल बी, यानी कि अगर हम डीसी मोटर की जो डीसी शंट मोटर होता है उसकी स्पीड अगर बढ़ा दें तो मोटर का जो बैक ईएमएफ होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो क्या असर पड़ेगा उसका पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, बैक ईएमएफ जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक, और जो बैक ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल यूज्ड ऑयल नेचुरल कूलिंग विद ट्यूब्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर ट्यूबों के साथ तेल प्राकृतिक शीतलन का उपयोग करता है, 100 किलोवाट एम्पियर एंड 800 किलोवाट एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव ट्रांसफार्मर, जितने भी ऊपर ट्रांसफार्मर दिए गए हैं ए एंड बी वो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो रेटिंग की जाती है उसको किया जाता है किलोवाट एम्पियर में, और जो मोटर होता है उसको किया जाता है किलोवाट में। ठीक, किसमें किया जाता है, किलोवाट में किया जाता है, और जो ट्रांसफार्मर उसका रेटिंग जो कि किलो वोल्ट एम्पियर में किया जाता है, जबकि वोल्ट और एम्पियर का मतलब ये होता है वाट। क्या होता है, वोल्ट और एम्पियर का मतलब वाट होता है, लेकिन ऐसा किया जाता है क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, V और I होता है। V का मतलब वोल्ट होगा, I का मतलब कि I का A होगा। ठीक, VA हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। लेकिन जब मोटर की रेटिंग होती है वो उसका रेटिंग होती है किलो वाट में होती है, किसमें होती है, किलो वाट में होती है। और जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो होती है KVA में होती है। ठीक, ये भी आप याद किए रहना कि ऐसा क्यों होता। ठीक।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, क्या दिया गया है, द इंडक्शन मोटर विद 100 RPM स्पीड विद हाइव, यानी कि 1000 RPM की गति करने वाली प्रेरणा यानी इंडक्शन मोटर होगी। उसमें कितने पोल होंगे, 6 पोल होंगे। ठीक, कितने पोल होंगे, 6 पोल होंगे। ठीक, जब 1000 RPM की जो इंडक्शन मोटर होगी उसमें अगर पोलों की संख्या पूछे कितने होंगे तो 6 पोल होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग ऑफ मशीन इज, यानी कि मशीन में की वेव वाइंडिंग के समांतर पाथों की संख्या क्या होती है, तो होती है 2, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। कितनी होती है संख्या समांतर पाथों की, 2 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ रिएक्टेंस डायग्राम, यानी कि जो प्रतिक्रिया यानी रिएक्टेंस डायग्राम का मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फॉल्ट एनालिसिस होता है। क्या होता है, फॉल्ट एनालिसिस होता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, रिएक्टेंस डायग्राम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रतिक्रिया आरेख में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक, आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर सिस्टम इन पॉसिबल, यानी कि निम्नलिखित में से किस विद्युत प्रणाली का सिंगल लाइन डायग्राम संभव है। तो किसका संभव है, बैलेंस्ड पावर सिस्टम का संभव है, यानी कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्या, बैलेंस्ड पावर सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इलेक्ट्रिक पावर मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन एंड अनदर लोकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्युत की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। आपको भी पता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो वायरलेस तो होती ना, किसी मीडियम से होगी, तो या तो फिर अंडरग्राउंड होगी या फिर हमारा ओवरहेड सिस्टम होगा, यानी कि ऊपर ऊपर होगा या तो फिर अंडरग्राउंड होगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो वायरलेस नहीं होती है। अब आप लोग इस पर परीक्षण कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर अगर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले वायरलेस सप्लाई पे थोड़ा रिसर्च करें कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब होगा तो आगे ये भी पढ़ा जाएगा कि वायरलेस सप्लाई कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन अभी तो नहीं होती। इसके लिए तो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है और ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। हम थोड़ा इस पर रिसर्च भी किए हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे, लेकिन उतना ज़्यादा एफिशिएंट वो काम कर नहीं पा रहा। ठीक, तो इसके बारे में बात किया जाएगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन हैव मोर इनिशियल कॉस्ट, यानी निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन लाइन का प्रारंभिक लागत अधिक होता है। तो किसका प्रारंभिक लागत अधिक होता है, तो होता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन का। ठीक, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन का जो प्रारंभिक लागत होगा वो अधिक होगा, बाद में इसका जो मेंटेनेंस का होता है वो नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें एक बेटर से बेटर वर्क किया जाता है। ठीक, वैसे भी अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है जान मान का। ठीक, तो इसलिए जो अंडरग्राउंड वो ट्रांसमिशन होता है वो काफ़ी एफिशिएंट तथा काफ़ी सिक्योरिटी के साथ किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई टेंशन केबल इज अप टू, यानी कि जो हाई टेंशन केबल उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कहाँ तक होता है या कितना होता है। तो उसका जो होता है 1 से लेके 111 किलोवाट तक होता है, यानी कि ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए इज राइट आंसर 1 to 11 किलोवाट हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, which among these is not a conventional source of electrical energy, यानी कि इनमें से कौन सा विद्युत ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है।
तो कौन सा नहीं है, विंड नहीं है यानी हवा नहीं है, ठीक। क्या नहीं है, हवा पारंपरिक स्रोत नहीं है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक। क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए। और जितने भी गैस हो गया, कोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे पारंपरिक स्रोत होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है, जनरली आउटपुट पावर फ्रॉम विंड एनर्जी रेंज फ्रॉम, यानी कि जो पवन ऊर्जा की सामान्य उत्पादन शक्ति की सीमा होती है, कितनी होती है, उसकी सीमा होती है 30 किलोवाट से लेके 5 मेगावाट तक होता है, ठीक। कितना होता है, 30 किलोवाट से लेके 5 मेगावाट होता है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक। आई क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक संपत्ति है। क्या है, व्यापक संपत्ति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 इसका राइट आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा, वॉल्यूम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है, ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी बाय मीन ऑफ करंट्स इन फ्लूइड इन टर्म एज, यानी कि तरल पदार्थ में धाराओं के माध्यम से तापीय ऊर्जा के स्थानांतरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कन्वेक्शन, यानी क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, क्या आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया, रेफ्रिजरेटर आर ए बैड एग्जाम्पल ऑफ, यानी रेफ्रिजरेटर एक खराब उदाहरण किसका है, तो कंडक्शन एंड रिडक्शन दोनों का है। किसका है, कंडक्शन एंड रिडक्शन दोनों का है। बी डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर का क्या कार्य है। तो बॉयलर का जो मेन काम है वो है टू जनरेट स्ट्रीम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या हो जाएगा, जो बॉयलर होता है वो क्या काम करता है, आप जो पावर प्लांट पे ट्रेनिंग करने जाएँ को भी, तो वहाँ पे देखिए जो बॉयलर लगा होता है क्या करता है, टू जनरेट स्ट्रीम एंड कांस्टेंट प्रेशर, जिससे से हमारा टरबाइन चलता है, ठीक। बॉयलर ही स्ट्रीम को जनरेट करता है और टरबाइन घूमता है, तो हमारा डायनेमो घूमता है, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 इसका राइट आंसर, आंसर नंबर सी हो जाएगा, टू जनरेट स्ट्रीम एट कांस्टेंट प्रेशर, एक नियत प्रेशर से वो स्ट्रीम जनरेट करता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इज ए सम ऑफ, यानी कि जो किसी पिंड की जो कुल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पोटेंशियल एंड जो काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम करने के बाद जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या, बोथ ए एंड बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों की योग जो होता है वही हमारी कुल एनर्जी होती है, ठीक, किसी भी पिंड की। तो क्वेश्चन नंबर 30 की राइट आंसर क्या, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है, दिया गया ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज, यानी कि नवनवीनीकरणीय ऊर्जा है, कौन सी है, कोल है, ठीक। सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, कोल इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोयला है क्या, नवनवीनीकरण ऊर्जा कोयला है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है, वन ऑफ द एनर्जीज दैट इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी इज, यानी नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में जाने जाने वाली ऊर्जाओं में से एक है, कौन सा है, वो है टाइड्स है। क्या है, टाइड्स है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। टाइड्स का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, ज्वार होता है। क्या होता है, ज्वार होता है इसका हिंदी, ठीक। और जो दी गई है एनर्जी, जैसे कोयला दिया गया है, ऑयल दिया गया है, नेचुरल गैस दिया गया है, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती हैं, ठीक। और जो टाइड्स है यानी ज्वार जो है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक, तो ऊपर जितने भी दिए गए हैं सारे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। और ऊपर के जो भी ऑप्शन आपको PDF दे दिया जाएगा वहाँ आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि नहीं हम पढ़तेंगे। तो ऊपर के जो भी ऑप्शन है आपको PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ते रहिएगा। बस राइट आंसर आप जानिए, राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IIPC, यानी कि IIPC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्राम ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्राम ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है। ठीक, और जो IPC होता है, क्या होता है, IPC जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इंडियन पिनल कोड होता है। क्या होता है, इंडियन पिनल कोड होता है, जिसके तहत किसी को भी सज़ा दी जा सकती है। ठीक, इंडियन पिनल कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है, BEE इस्टेब्लिश्ड ऑन, यानी BEE जो BEE की स्थापना कब हुई थी। तो BEE की जो स्थापना हुई थी वो 1 मार्च 2002 में हुई थी। कब हुई थी, 1 मार्च 2002 में हुई थी BEE की स्थापना। ठीक, और अगर साथ में बात की जाए BEE का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी होता है। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी होता है। एक यह एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसी है, और जो अंडर में किसके काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम। ठीक, यानी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है और एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 2002 में हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 36 दिया गया है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ BEE, यानी कि BEE का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या है, टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन द इंडियन इकोनॉमी। ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेज इन ऑन वन व्हिच कन्वर्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी रूपांतरण उपकरण वह है जो परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है, वो परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। अगर बात किया जाए कि जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल तथा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, तो इसके लिए 2 डिवाइस यूज किए जाते हैं, एक तो मोटर, एक जनरेटर। जो मोटर होता है वो क्या काम करता है, मोटर काम करता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसको मैकेनिकल में चेंज कर देता है। ठीक, और जो जनरेटर होता है वो क्या काम करता है, जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, जनरेटर जो होगा वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, जो मोटर होगा वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल से पावर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 37, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया, व्हाट इज द कपलिंग फील्ड यूज्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम इज एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस, यानी कि ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में विद्युत और यांत्रिक प्रणालियों के बीच उपयोग किए जाने वाले युग्मक को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही 2 चीज़ होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 38 दिया गया है वो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड ही मेन फंक्शन होता है मोटर या जनरेटर में। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है, नेचुरल गैस कंटेंस, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है, 95 से लेकर 99% मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन बहुत ज़्यादा होता है, 95 से लेकर 99% तक होता है। ठीक, मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो मेथेन की होती है, किसमें, नेचुरल गैस में। ठीक, तो यह क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन फुलफिलिंग वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन इज डन बाय, यानी कि विश्व ऊर्जा खपत का पूरा करने में अधिकतम योगदान किसके द्वारा किया जाता है, तो कोयला के द्वारा किया जाता है, यानी ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, कोल इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
कोयला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह दिया सोलर एल्टीट्यूड फॉर सोलर नून इज, यानी कि सौर दोपहर के लिए सौर ऊंचाई, यानी दोपहर में जो सोलर होता है तथा सोलर पैनल जो होता है इन बीच में क्या होता है, तो 90 डिग्री अंश का कोण बनता है। ठीक, कितने अंश का, 90 डिग्री अंश का कोण बनता है। दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक, मतलब कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 41 दिया गया है इसका राइट आंसर क्या, आंसर नंबर बी हो जाएगा, 90 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए द यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन फ्लक्स इज, यानी कि जो सोलर रेडिएशन फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है लैंगले, यानी कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। जो सोलर रिडक्शन फ्लक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, लैंगले होती है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है, द प्रोसेस विद विच सेलाइन वाटर is converted into pure water by using solar energy is known as, यानी कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सोलर डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलर डिस्टिलेशन कहा जाता है। ठीक, सोलर डिस्टिलेशन से क्या किया जाता है, जो खारा पानी होता है उसको सोलर के एनर्जी की मदद से उसको हम मीठे पानी में कन्वर्ट करते हैं या फिर शुद्ध पानी में उसे कन्वर्ट करके हम उसे पीने योग्य बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है जो 43 इसका राइट आंसर क्या, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये सोलर डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम पानी शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सोलर पॉन्ड्स इज से एनर्जी स्टोर, यानी कि सोलर पॉन्ड्स यानी सोलर तालाब ऊर्जा भंडार करता है। कैसे करता है, सेंसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया सेंसिबल इज राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, सोलर पॉन्ड्स इट सेंसिबल एनर्जी स्टोर, यानी कि सेंसिबल एनर्जी या समझदार एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, सेंसिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस, यानी सौर ऊर्जा की पृथ्वी की सतह तक पहुंचने की दर क्या होती है। तो जो सौर एनर्जी होती है पृथ्वी की सतह तक जो पहुंचती है उसकी जो दर होती है वो होती है 1016 वाट होती है। क्या होती है, 1016 वाट होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका राइट आंसर आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया गया है, इन व्हाट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में विकिरित होती है, किस रूप में विकिरित होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विकिरित होती है। क्योंकि जो लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, और जो लाइट सूर्य से जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है, यानी कि जो रेडिएशन होता है कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 दिया गया इसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है, HHW स्टैंड्स फॉर, यानी HHW का अर्थ क्या होता है, तो होता है हाई लेवल वेस्ट होता है। क्या होता है, हाई लेवल वेस्ट होता है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। आई होप क्वेश्चन नंबर 47 में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है, LAT स्टैंड फॉर, यानी LAT जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो LAT जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल अपेरेंट टाइम होता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, क्या लोकल अपेरेंट टाइम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है, द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन फॉर विंड, यानी कि हवाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित में से है। ठीक, तो जो हवाओं का वर्गीकरण है वो निम्नलिखित में से कैसे है, वो है हमारा ग्लोबल विंड एंड लोकल विंड। तो राइट आंसर क्या होगा, आ जाएगा आंसर नंबर सी हो जाए, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक, किस प्रकार से जो हवाओं को वर्गीकरण किया गया है वो ग्लोबल विंड के आधार पे तथा लोकल विंड के आधार पे भी किया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक, क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है, विंड्स हैविंग फॉलोइंग स्पीड आर सुटेबल टू ऑपरेट विंड टरबाइन, यानी कि निम्न गति वाली पवनें पवन टरबाइन को संचालित करने के लिए उपयोग होती हैं जो नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्पीड से वो हमारी पवन चक्की जो होती है, पवन टरबाइन जो होती है या फिर जो विंड टरबाइन होती है उसको चालू करने में या ऑपरेट करने में कितने स्पीड की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो कितने स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, 5 से लेके 25 मीटर पर सेकंड की एनर्जी होनी चाहिए। क्या
5 से लेके 25 मीटर पर सेकंड की गति होनी चाहिए उस हवा में जो कि टरबाइन को चला सकेगा। ठीक, जो विंड टरबाइन होगा उसको ऑपरेट करने के लिए 5 से लेके 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा चलनी चाहिए। ठीक, इसलिए जो विंड टरबाइन होता है वो पहाड़ों पे ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे हवा अच्छी खासी मिलती रहती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका राइट आंसर है क्या? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आज के इस सेशन का 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा तथा इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी कंटेंट की अगर आपको आवश्यकता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको PDF अवेलेबल करा देंगे। ठीक, आज की इस वीडियो से अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपके डाउट वहीं पे क्लियर करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में ही वो डाउट क्लियर कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब तथा उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए अत्यंत उपयोगी हो। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।